वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम जो है वो ओवरसी वोटर्स के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी एक पिटिशन आई थी जिसमें नॉन रेजिडेंट इंडियन जो पीपल हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हैं, उनके वोटिंग राइट को लेकर बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को बोला है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि जो फॉरेन रेजिडेंट इंडिया के हैं, जो फॉरेन रेजिडेंट हैं, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक तरीका निकाला जाए जिसके चलते वो वोट कर सकें और साथ के साथ जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी भी इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी है वो भी मेंटेन रहे। अब बात की जाए तो इंडियन इलेक्शन में 3 तरीके से वोटिंग हो सकती है। सबसे पहले है कि इन पर्सन वोटिंग, जब पर्सन खुद अपना वोट कास्ट करता है। दूसरा बाय पोस्ट के तरीके से वोट भेजा जाता है। और या फिर प्रॉक्सी वोटिंग होती है, जब एक पर्सन की जगह पे कोई दूसरा पर्सन जो है उसकी जगह पे वोट करे। इन तरीके से वोटिंग होती है। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी उन लोगों को दी जाती है, स्पेशली जो सोल्जर होते हैं, जो किसी देश के फार फ्लंग एरिया में, किसी दूर दराज के एरिया में काम गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस कर रहे हैं नेशन की। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, उनके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं, सेक्शन 60 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 के अंडर। उसके अलावा कोई पर्सन जिनकी एज 80 ईयर्स से ऊपर है और या फिर उनको कोई बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उनको भी ऐसी फैसिलिटी दी जा सकती है। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब होता है कि जब कोई मेंबर अपनी वोटिंग पावर किसी और को दे दे, अपने बिहाफ पे किसी और को बोल दे कि वो उसकी जगह पे वोट करे जब वो पर्सन जो है खुद एब्सेंट है। 2017 में एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक अमेंडमेंट करने के लिए बिल भी इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी तो उसके बाद जो वो बिल है वो भी लैप्स हो गया था, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया था। उसके अलावा इस टाइम पे क्या स्टेटस है नॉन रेजिडेंट इंडियन का, कि सेक्शन 20A के अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का जो सेक्शन 20A है उसके अंडर जो ओवरसी इलेक्टर्स हैं उनको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, उनको खुद आकर वोट डालना पड़ता है अगर वो वोट डालना चाहते हैं। उसके अलावा ओवरसी वोटर्स जो हैं या नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, फॉरेन कंट्री में जो रह रहे हैं लेकिन उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो इंडिया के सिटीजन्स हैं, तो उनको अगर वोट डालना है, ठीक है, वो अपने होम टाउन में विजिट करके वो वोट डाल सकते हैं और उनको ओवरसी वोटर बोला जाता है। एनआरआई के लिए एक मस्ट बात होती है कि उनको फॉर्म 6A नाम का एक फॉर्म होता है, ये उनको डाउनलोड करना पड़ता है ऑनलाइन, या फिर उनको जो उनका नियरेस्ट इंडियन मिशन है, एम्बेसी है, तो वहाँ से जहाँ पे वो रहते हैं तो वहाँ से उनको एक फॉर्म लेना होता है। उसके बाद उनको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है और उनको एक एपिक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद जब वो वोटिंग करने आते हैं तो उनको अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ साथ ये कि अगर वोटर को या तो एपिक कार्ड दिखा दे, अगर उसके पास एपिक कार्ड नहीं है तो उसको अपना ओरिजिनल जो पासपोर्ट है वो दिखाना पड़ता है, देन दैट पर्सन कैन वोट। उसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है एनआरआई वोटर्स की, देखिए लेबर जो है बहुत ज़्यादा सदर्न स्टेट्स में से, जैसे कि केरला में से, तमिलनाडु में से या पंजाब हरियाणा में से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर जो है वो फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं और वो एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक डिसाइसिव फोर्स की तरह काम करते हैं जिसके लिए उनका वोट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अमूर फैल्कन्स के बारे में। अमूर फैल्कन्स जो है ये एक बर्ड है, देख लीजिए ये वाला बर्ड है। ये बर्ड जो है ये यूजुअली मतलब माइग्रेट करता है जब ये एक नॉर्थ पोल से साउथ और साउथ से नॉर्थ वाली साइड दोबारा से माइग्रेट करता है तो उस टाइम पे ये इंडिया में स्टे करता है। इंडिया में यूजुअली ये मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इन एरियाज में आता है अक्टूबर के महीने में। अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख अमूर फैल्कन्स जो है वो इंडिया के मणिपुर में ही आते हैं अकेले। उसके बाद वो अक्टूबर का मंथ वहाँ पे रहते हैं, नवंबर में फिर वो फाइनली साउथ अफ्रीका चले जाते हैं वहाँ से, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में फिर वो अप्रैल तक रहते हैं। और जब ये जाते हैं तो ये अरेबियन सी वाले पाथ से होके गुजरते हैं। अब मणिपुर के जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने तमिलगोंग और सेनापति डिस्ट्रिक्ट के जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये अमूर फैल्कन्स का हंटिंग, किलिंग या सेल ये जो है इसको बैन किया है कम्प्लीटली। अब बात की जाए तो ये जो किसी भी तरीके के माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला जो है वो किसी भी तरीके के माइग्रेटरी बर्ड का शिकार यानी कि हंटिंग, उसको बेचना या उसको किल करना एक पनिशेबल ऑफेंस ऑलरेडी डिक्लेयर करता है, ठीक है। अमूर फैल्कन जो है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और साउथ ईस्ट साइबेरिया और नॉर्थ चाइना जो है ये इन बर्ड्स का स्पेसिफिकली ब्रीडिंग ग्राउंड है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में आते हैं अक्टूबर के महीने में।
उसके अलावा ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर फीड करते हैं। सो ड्रैगन फ्लाइज के ऊपर फीड करके ये पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज जो है वो क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। सो ये उसी पाथ के ऊपर ड्रैगन फ्लाइज माइग्रेट करती हैं, मतलब जाती हैं, और उसी पाथ के ऊपर ये अरेबियन सी में जाते हैं, तो ये उनको ऊपर फीड करते हैं। सो मतलब इसको थ्रेट क्या है अब क्या है कि जो ओवर हार्वेस्टिंग की हंटिंग और ट्रैपिंग के चलते इनको बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन को खतरा है। उसके अलावा इलीगल ट्रेड होता है इनका बहुत ज़्यादा, और ग्रासलैंड्स को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, उसमें ग्रासलैंड को कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रासलैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो उसकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर अगर बात करें तो इसको शेड्यूल 4 में रखा गया है। IUCN में इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न्ड है, और CMS के अंडर इसका जो स्टेटस है अपेंडिक्स 2 में आता है। ये नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कोरोनल होल्स के बारे में। नासा ने अभी कुछ ऐसी इमेजेस रिलीज की हैं जो उनकी एक सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने कैप्चर की थी, जिसमें सन ऐसा लग रहा है कि सन जैसे स्माइल कर रहा है। सन की इमेजेस में 2 डार्क आईज दिख रही हैं और एक ब्राइट राउंड नोज दिख रही है। उसके अलावा वाइड ओपन काफी स्माइल दिख रही है। डार्क पैचेस जो हैं, ये जो ब्लैक कलर के जो आईज या माउथ उसके स्माइल की फॉर्म में दिख रहे हैं, ये कोरोनल होल्स बोलते हैं इनको। और कोरोनल जो होल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली वो कूल और डेंस रीजन होता है सन की कोरोना का। और ये जो होते हैं काफी इरेगुलरली प्लेस्ड होते हैं एंटायर सन के ऊपर, और जब यूवी और या फिर एक्सरे इमेजेस के थ्रू ही सिर्फ इनको देखा जा सकता है। और यहाँ ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे सोलर विंड जो होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा फास्ट बाहर निकलती है स्पेस में। उसके अलावा ये जो होते हैं ये पीरियोडिकल नहीं होता है, तो किसी भी टाइम पे कहीं पे भी दिख सकते हैं। ये देखिए, ये फोटो जो है उन्होंने रिलीज की है, ये इसकी 2 आईज हैं और ये वाइड ओपन स्माइल है। सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी जो है ये नासा ने ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की थी 2010 में। SDO जो है फर्स्ट सैटेलाइट है नासा का एक प्रोग्राम था लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम, तो उसके अंडर फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी ये जो रिलीज की थी इन्होंने। SDO जो है ये सोलर एक्टिविटी को देखती है, सोलर एक्टिविटी को एनालाइज करती है, उसका अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है वो देखती है। उसके अलावा सन के इंटीरियर सरफेस को, उसके उसके बाद इसके सरफेस को और इसके आउटर एटमॉस्फेयर को भी ये स्टडी करती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है वडोदरा में एक प्लांट लगाया जाएगा C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये एक प्राइवेट वेंचर है जिसको एयरबस और टाटा जो ग्रुप है उनके बीच में एक प्राइवेट वेंचर है, एक जॉइंट वेंचर है। सो फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी कंप्लीटली एक एयरक्राफ्ट को स्क्रैच से खुद बनाएगी, और 56 नंबर है, मतलब 56 नंबर ऑफ C-295 जो है वो इंडिया प्रोक्योर करेगा, इंडियन एयरफोर्स जो है प्रोक्योर करेगी इसे। और C-295 जो है ये इंडिया के लेगेसी एवरो जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इंडियन एयरफोर्स में से रिप्लेस करेगी। सो इसके बारे में, और ये जो है ये मेक इन इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी इसकी, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और एक काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जनरेट करेगा ऐसी चीज़ों के लिए। C-295 जो है ये एक मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका जो कैपेसिटी है 5 to 10 टन ऑफ वेट जो है ये कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड 480 किलोमीटर्स पर आवर मैक्सिमम हो सकती है। उसके अलावा इससे जो है पैराट्रूप्स को, लोड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। मेडिकल इवैक्यूएशन, कैजुअलिटी के केस में इसको यूज़ किया जाता है, या स्पेशल मिशन को परफॉर्म करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अग्री किया है कि वो एक PIL दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके अंडर बोला गया था कि आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब किया गया था, तो उसके स्टेटस को रिव्यू करने के लिए एक PIL दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पंडित नेहरू के टाइम पे आई थी। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी 1951 में की गई थी। अमेंडमेंट में क्या चेंजेस किए गए थे, कुछ ग्रुप ऑफ चेंजेस किए गए थे। सबसे पहला जो था रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 के अंडर एक फंडामेंटल राइट है, उसको सबसे पहला कि उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया था। ठीक है, उस क्या है कि उसमें कुछ क्लॉज डाले गए थे कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि कुछ केसेस में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कौन कौन से ग्राउंड पे नहीं एप्लीकेबल होगा, कि अगर बात सिक्योरिटी ऑफ नेशन वर्सेज फ्री स्पीच की है तो सिक्योरिटी ऑफ नेशन को पहला हक दिया जाएगा। वैसे ही फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, तो इन ग्राउंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपैरिजन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच।
सो ये पहली अमेंडमेंट में एक तो चीज़ आई थी। दूसरा, उसके अलावा आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट किया गया था और रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, आर्टिकल 31A ऐड किया गया था, जिसके चलते क्या हुआ था कि जमींदारी सिस्टम को, मतलब जमींदारी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे लॉज बनाए, मतलब जो जमींदारी सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू जो लॉज बनाए गए थे, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए जो लॉज बनाए गए थे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी कि कोई पर्सन राइट टू प्रॉपर्टी का हवाला देके अब जमींदारी सिस्टम के अबॉलिशन वाले लॉज को नहीं हटा सकता है। इन अ सेंस कि कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको कोई रिमिशन नहीं देगा कि अगर चाहे उसका प्रॉपर्टी वाला राइट जो है इन्फ्रिंज हो भी रहा है। सो जमींदारी abolition was prioritized over right to property। so ये एक इसमें ऐड किया गया था। उसके अलावा सिटीजनशिप के क्राइटेरिया में ऐड किया गया था कि आर्टिकल 376 को अमेंड किया गया था। पहले क्या था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए या जो पर्सन होता था उसके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब एक क्लॉज नहीं था डायरेक्टली कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना रिक्वायरमेंट है। सो इसके अंडर क्या था, आर्टिकल 376 में अमेंडमेंट करके किसी भी पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट कर दी गई थी कि अगर कोई पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनता है या फिर किसी भी, मतलब कि चीफ जस्टिस बनता है किसी भी तरीके का, तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि उस पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। सो ये था फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइटम है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किनको बोला जाता है। ऐसी क्रॉप्स जिनमें सपोज कीजिए ये ए क्रॉप है, ये बी क्रॉप है, इस क्रॉप में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट था, मान लीजिए टॉलनेस का जीन था, और ये वैरायटी जो थी ये कंपैरेटिवली ड्वार्फ वैरायटी थी। अब हम चाहते हैं कि ये वैरायटी वैसे तो बहुत अच्छी है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सूट की हुई है, लेकिन हम इसमें टॉलनेस, इस प्लांट्स को टॉल बनाए, तो हम क्या करेंगे, इस ए वैरायटी में से टॉलनेस के जीन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके डीएनए में से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे और इस नए प्लांट में डाल देंगे, इसके जेनेटिक मटेरियल में इसको इंसर्ट कर देंगे। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा टॉलनेस का है, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको होस्ट में से, ये होस्ट है जहाँ से ट्रांसफर करना है, उसमें से निकाल के रेसिपिएंट में ऐड कर देना, रेसिपिएंट के डीएनए में ऐड कर देना, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करना, कि इसके जेनेटिक सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती है उसको पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है स्ट्रिक्ट कंडीशंस के अंदर, देन उसके फील्ड ट्रायल किए जाते हैं, देन उसको मार्केट में छोड़ा जाता है। इंडिया में अगर बात करें तो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं तो उनको रेगुलेट करने वाले एक्ट कौन कौन से हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोविजन है, प्लांट क्वारंटीन एक्ट के ऑर्डर के अंडर प्रोविजन है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर प्रोविजन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर प्रोविजन है, जीएम पॉलिसी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर प्रोविजन है, एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर इसके बारे में प्रोविजन है। अब इसको कि किस क्रॉप को अलाउ करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ करना है जो कि यूज़ की जा सके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। ये बॉडी के पास पावर होती है कि किसी भी क्रॉप को अलाउ करना है यूज़ करने के लिए। ये बॉडी जो है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के रूल्स 1989 वाले जो थे उनके अंडर काम करती है, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है रिलीज ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म या जीएम प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट में, ठीक है, ये बॉडी देखिए एनवायरनमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर है, और एनवायरनमेंट में जो प्रोडक्ट्स को रिलीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, ये परमिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो ये बेसिक इसके बारे में था। अब इसमें क्या होता है कि बेनिफिट देख लेते हैं क्या क्या है, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं उनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो काम ये कि हम उसको किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई अच्छी चीज़ वाला जीन हम यूज़ बनाते हैं, ठीक है, कोई अच्छी चीज़ वाला जीन जो है वो ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि बेटर पेस्ट रेजिस्टेंस वाला जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस वाला जीन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, स्ट्रेस के लिए टॉलरेंट बनाया जा सकता है क्रॉप्स को, ठीक है, ड्रॉट के लिए ज़्यादा टॉलरेंट बनाया जा सकता है, लो टेम्परेचर को हैंडल कर सके, सॉल्ट को हैंडल कर सके, ऐसी क्रॉप्स बनाई जा सकती हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है तो ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड है अब, ठीक है। उसके अलावा हाई यील्डिंग फास्टर ग्रोथ वाली वेराइटीज़ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस भी क्रिएट किया जा सकता है, कि सपोज कीजिए ये एक क्रॉप है, इसके साइड में ये फालतू की कोई वीड वगैरह उगी हुई है, अब हम अगर फर्टिलाइजर डालेंगे तो ये भी किल होगी और ये भी होगी, तो हम ऐसा रेजिस्टेंस का जीन डाल सकते हैं कि ये जो वेराइटी है ये फर्टिलाइजर से रेजिस्टेंट हो जाए, कि ये वाली की अगर हम स्प्रे कर रहे हैं या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उससे इसकी डेथ हो जाए, लेकिन हमारी क्रॉप जो है बीच वाली ये इंटैक्ट रहे। अब इस सिस्टम की थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें ये नहीं पता
जाता है कि हम जो मैनुअली जीन्स को चेंज कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और ह्यूमन बॉडी के ऊपर या जो भी पर्सन या एनिमल उसको कंज्यूम करेगा उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा ये इकोलॉजिकल डैमेज भी कॉज कर सकती है। उसके अलावा हर्बिसाइड का यूज़ एक्सेसिव भी हो सकता है हमारी कंट्री में, क्योंकि क्या होगा कि अगर फूड क्रॉप को नुकसान नहीं हो रहा है तो पीपल एक्सेसिवली हर्बिसाइड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा हर पुअर पर्सन जो है वो उसको खरीद भी नहीं सकता है, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि ये कॉस्टली होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इनका ठेका होता है, जैसे मोनसेंटो वगैरह के पास। उसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि अगर एक फार्मर ने सपोज कीजिए कि इस बार उसने सीड्स खरीदे, ठीक है, 5,000 रुपये लगा के, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब वो उगाएगा तो वो दोबारा थोड़ी ना कंपनी के पास जाएगा कि दोबारा से सीड्स खरीदेगा। अब वो फार्म जो सेव्ड सीड्स हैं उनको दोबारा से यूज़ करेगा, तो जब वो दोबारा से यूज़ करेगा तो उससे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू आ जाएगा। तो ये बात है। अब न्यूज़ आइटम क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है उन्होंने अभी एनवायरमेंटल रिलीज रिकमेंड किया है डीएम मस्टर्ड का, हाइब्रिड एक मस्टर्ड की क्वालिटी निकाली है DMH11 मस्टर्ड सीड की, तो उसको एनवायरमेंटल रिलीज कर दिया है कि इसको यूज़ किया जाएगा। इसके DNA को मैनिपुलेट किया गया है, ठीक है, और मतलब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया गया है। अब GM जो है मतलब क्रॉप्स मैंने आपको बता दिया है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ये वो सारी इसमें क्वालिटीज़ होती हैं। सोयाबीन, मेज़, कॉटन, कनोला, ये सब यूज़ की जाती हैं। इंडिया में अगर बात करें तो BT कॉटन जो है ये जो है इंडिया में अलाउड क्रॉप है, और GM मस्टर्ड जो है इसको अब किया जा रहा है। और GM मस्टर्ड जो है इसमें बार्नेज नाम की एक प्लांट है और एक बारस्टार नाम का प्लांट है। इन दोनों को क्रॉस करवा के, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करवा के कि एक का जेनेटिक मटेरियल और दूसरे का जेनेटिक मटेरियल को क्रॉस करवा के एक नया हाइब्रिड प्लांट बनाया गया है जिसको यूज़ किया जाएगा कमर्शियल पर्पस के लिए। सो ये था इस न्यूज़ आइटम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है गंजाटिक रिवर डॉल्फिन्स के बारे में। सो गंजाटिक रिवर डॉल्फिन्स जो हैं उनका मतलब ये न्यूज़ आइटम है कि देखिए गंगा जो थी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था गंगा में, जिसके चलते नमामि गंगे नाम का एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रिलीज़ किया था। अब इस प्रोग्राम के चलते गंगा जो है साफ़ होने लगी है, वहाँ पे पोल्यूशन कम होने लगा है, जिसकी वजह से वहाँ पे दोबारा से जो गंजाटिक रिवर डॉल्फिन्स हैं वो वापस आने लगी हैं। गंजाटिक रिवर डॉल्फिन एक ऐसी मतलब स्पीसीज़ है जो सिर्फ अनपोल्यूटेड वाटर्स में रह सकती है। अगर किसी भी वाटर सिस्टम का, फ्रेश वाटर सिस्टम का इकोसिस्टम खराब होता है, पोल्यूशन होता है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट, जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होती है, तो वहाँ पे गंजाटिक रिवर डॉल्फिन वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर सकती। ये फ्रेश वाटर एक्वाटिक मैमल है, ये ब्लाइंड होती हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ये नेविगेट करती हैं। ये साउथ एशियन रिवर्स में पाई जाती हैं, इंडस। इसके अलावा जो मतलब ये साउथ एशियन रिवर में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन की स्पीशीज़ है। इसके अलावा इंडस रिवर डॉल्फिन होती हैं। गंजाटिक रिवर डॉल्फिन जो होती हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के सिस्टम में पाई जाती हैं। इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में मिलती हैं ये, ठीक है। और इसका जितना टोटल है उसका 50% जो है वो अकेले इंडिया के बिहार में है, ठीक है। उसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम की हेल्थ की इंडिकेटर है, और थ्रेट क्या है सबसे पहला कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। उसके अलावा बाई कैच का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार जो फिशरमैन होते हैं वो किसी और को कैच करने लगते हैं फिश को, और जिसके बाई चांस ये जो है कैच हो जाती है, ठीक है। ये एक्सीडेंटल कैच बोलते हैं इसको। तो ये बाई कैच की एक प्रॉब्लम है जिसके चलते इसको कम हो रही है। IUCN स्टेटस का एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंडर शेड्यूल 1 में आती है। और गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया था। जो डॉल्फिन प्रोजेक्ट है वो बोथ फ्रेश वाटर और मरीन डॉल्फिन दोनों के केस में काम करता है। दोनों को कंजर्व करने के लिए है, फ्रेश वाटर रिवर्स वाली और मरीन ओशन वाली। नेक्स्ट, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंडिया के पटना बिहार में बनाया गया था। विक्रमशिला गंजाटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है 60 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ये बनाया गया था 1991 में, ठीक है। उसके बाद डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, ठीक है, और बनाई जा रही है डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। सो ये गंजाटिक रिवर डॉल्फिन है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कि एक आपने पहले मैंने एक न्यूज़ आइटम करवाई थी कि ब्लैक सी में रशिया, यूक्रेन और टर्की ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया था कि चाहे रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन देन ऑल्सो कि ग्लोबल कम्युनिटी को इसका नुकसान ना हो, या फिर जो पुअर अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको नुकसान ना हो, तो यूक्रेन से जो ग्रेन्स हैं वो सप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। वो सप्लाई किए जाएंगे, वो उसको UN प्रोक्योर करेगा, ठीक है, और उसको मतलब कि एक्सपोर्ट किया जाएगा यूक्रेन से। सो ये उसके 3 पोर्ट्स, ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और यूजनही नाम के ये जो पोर्ट्स हैं, इनके थ्रू इसको एक्सपोर्ट किया जाना था। फिर वहाँ से ये टर्की जाते इस्तांबुल में, और वहाँ से फिर ये एक्सपोर्ट किए जाते आगे, ठीक है। 9 मिलियन टन ऑफ ग्रेन्स जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे थे यूक्रेन के द्वारा, लेकिन अब रशिया ने इसमें से बैकआउट कर दिया है
ये देख लीजिए। इसमें क्या था कि यूएन रिस्टोर करता, सबसे पहले यूएन रिस्टोर करना चाहता था फूड एक्सपोर्ट्स को यूक्रेन से, ठीक है। और क्या होता है कि यूक्रेन से कार्गो शिप्स जो थे उसको इंटरनेशनल वाटर में ब्लैक सी के थ्रू भेजा जाता, और यूक्रेन के वेसल्स को मतलब जो सारी की सारी फोर्सेज हैं वो हेल्प करती कि वो माइंड एरिया में से, जहाँ पे माइन लगाई गई हैं, उसमें से ना निकल के सेफ वाटर्स में से जाएं और ब्लैक सी को बोस्फोरस स्टेट वाले रास्ते से वहाँ से निकल के वो इंटरनेशनल वाटर में एंटर करें। इससे 25% जो टोटल शिपमेंट थी इसका 25% जो था वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जाता था, यमन में जाता था। तो सबसे नुकसान इनका ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से मतलब जो अब इससे बैकआउट कर लिया, इसका सस्पेंशन हो गया, तो जिसके चलते फूड सिक्योरिटी में इशू आएगा, फ्यूल और फर्टिलाइजर की सप्लाई एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये 3 पोर्ट्स से, ठीक है। यहाँ से ये इस्तांबुल और ये ब्लैक सी है, ये क्राइमिया है, तो यहाँ से ये सप्लाई हो रही थी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एक्लोफिनैक के बारे में। इंडियन वेटरिनरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बोला है कि एक्लोफिनैक को बैन किया जाए, क्योंकि एक्लोफिनैक जो है वो वाटर में डिक्लोफिनैक में कन्वर्ट हो जाता है, और डिक्लोफिनैक जो है वो मेटाबोलाइज करने लग जाती है, वो एक्यूमुलेट करती है एनिमल्स में, ठीक है। जैसे नॉर्मल बफेलो में डिक्लोफिनैक ऐसे एक्यूमुलेट करती है, लेकिन वाटर बफेलोज में क्या होता है कि ये वाटर की हेल्प से एक्लोफिनैक जो है डिक्लोफिनैक में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइनली क्या होता है कि मतलब ये अगर बफेलोज में जाती है तो फिर जब बफेलो की जैसे डेथ हो जाती है तो उसके बाद वल्चर उसके ऊपर फीड करते हैं, तो वल्चर में चली जाती है डिक्लोफिनैक। सो वल्चर की बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जितनी टोटल एक्सटेंशन हुई है ना वल्चर्स की, उसका 99% जो है वो डिक्लोफिनैक की वजह से ही हुआ है। सो इसकी वजह से वेटरनरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बोला है कि एक्लोफिनैक को भी बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे और सेफ ऑल्टरनेटिव्स जो है अवेलेबल हैं। एक्लोफिनैक या डिक्लोफिनैक जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर है ये, ठीक है। एक्लोफिनैक जो है एक्सीडेंटल पॉइजनिंग करती है वल्चर्स की, ठीक है। और वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एंटायर सिस्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्कैवेंजर्स हैं, ये डेड और डिकेइंग कैराकेसेस वगैरह को खाते हैं, ठीक है। वल्चर एक्शन प्लान 2020 और 25 के अंडर जो है ये बोला गया था कि जो भी मतलब ये एक्लोफिनैक वगैरह है इसको बैन किया जाए, मतलब जो भी टॉक्सिक ड्रग्स हैं इनको बैन किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है विमेन लीडर्स के बारे में। न्यूजीलैंड जो है उसने रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, मैक्सिको और यूएई को ज्वाइन किया है, इस सेंस में कि ये सारी कंट्रीज में कॉमन क्या है कि इनकी जो 50% लॉ मेकर्स हैं वो विमेन हैं, ठीक है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अकॉर्डिंग ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पार्लियामेंट्स की। टोटल अगर ग्लोबल पे लेवल पे देखें तो टोटल लॉ मेकर्स का 26% जो लॉ मेकर्स हैं उसमें विमेन है, ठीक है। और अक्टूबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारी पार्लियामेंट में 542 पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमपीज हैं, जिसमें से सिर्फ 14.9% यानी कि 81 एमपीज जो हैं वो विमेन हैं, ठीक है। जब 1952 में जो हमारी फर्स्ट लोकसभा थी उसमें 24 विमेन एमपीज थी, ठीक है। हालांकि हमारा नंबर कम रहा है लेकिन हमारी विमेन ने इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। कुछ विमेन लीडर्स के बारे में आगे दिया गया है, जैसे राजकुमारी अमृत कौर हैं, ये हिमाचल प्रदेश से इलेक्ट हुई थी, फर्स्ट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी ये। इन्होंने एम्स की स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उसकी पहली प्रेसिडेंट बनी थी। इसके अलावा इन्होंने मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में कैंपेन लीड की थी। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के साथ ये जुड़ी रही थी और बीसीजी वैक्सीन को के प्रोग्राम के साथ भी ये वर्ल्ड लेवल पे जुड़ी हुई थी। उसके अलावा तर्केश्वरी सिन्हा है, तर्केश्वरी सिन्हा जो है फर्स्ट लोकसभा में थी ये, और बिहार से ये एमपी थी। 26 ईयर की एज में ये इलेक्ट हुई थी। ये फर्स्ट डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर थी इंडिया की, ठीक है। फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी ये, और ये जो है 3 बार लोकसभा की एमपी इलेक्ट हुई थी। उसके अलावा इनके टेन्योर के टाइम पे इन्होंने स्मॉल सेविंग स्कीम वगैरह को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था, ये आज भी चल रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, उनकी बहन थी, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड में भी एक मिनिस्टर थी। मिनिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको दिया गया था 1937 में, और पब्लिक हेल्थ भी इनको, मिनिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इनको दिया गया था। ये एमपी थी और फर्स्ट लोकसभा में ये मेंबर थी, ठीक है। उसके अलावा सुशीला नैयर हैं, ये फिजिशियन थी, डॉक्टर थी। उसके अलावा फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी ये, हेल्थ मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ थी ये, कैबिनेट में थी 1962 से 67 में, ठीक है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी, फर्स्ट एंड ओनली विमेन लीडर हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। जब ये प्राइम मिनिस्टर थी उसके पास ये फर्स्ट वुमेन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, मतलब ये फर्स्ट वुमेन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी। और जब ये प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसको भी हैंडल किया था, ठीक है।
उसके अलावा नेक्स्ट एनी मैस्करीन जो थी, ये एक लॉयर थी, एक्टिविस्ट थी, और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन कैंडिडेट थी जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व किया था। ये त्रावणकोर कोची कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट लोग जनरल इलेक्शन के थ्रू लोकसभा में इलेक्ट होकर आई थी 1951 में। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 15 विमेन थी, उनमें से एक एनी मैस्करीन भी थी। नेक्स्ट है गीता मुखर्जी। गीता मुखर्जी जो है ये जो है ये 7 टाइम्स एमपी रही हैं वेस्ट बंगाल से 1980 से लेके 2000 टाइम पीरियड के बीच में। मुखर्जी जो है इनको आर्किटेक्ट ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल बोला जाता है, ठीक है, जो 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडियन पार्लियामेंट की आया था एक्ट, तो उसमें जो था उसमें ये गीता मुखर्जी ने उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट न्यूज आइटम है राइनोसिरस के बारे में। अभी एक डिटेल्ड स्टडी आई है जिसके चलते ये बोला जा रहा है कि राइनोसिरस जो है उनका जो हॉर्न है उसका हंटिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है राइनोसिरस की हॉर्न की वजह से ही, तो राइनोसिरस के हॉर्न का साइज जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। स्टडी ने एनालाइज किया है कि ये जो हॉर्न का साइज है ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरिएंस है, कि किसी का ज़्यादा कम हो रहा है ओवर द टाइम और किसी का कम हो रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो सुमात्रन राइनो के केस में है, और सबसे कम जो डिक्लाइन है साइज ऑफ या लेंथ ऑफ हॉर्न में वो वाइट राइनो के केस में है। हॉर्न की क्या सिग्निफिकेंस है कि ये स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करता है, इसकी लेंथ, इसका साइज, उसका टाइप, ठीक है। और राइनोसेरस को जो मेन थ्रेट है वो हॉर्न की वजह से, क्योंकि लोग इसके हॉर्न के लिए इसको किल करते हैं। ये राइनोसेरस की फोटोज हैं कुछ। अब बेसिकली 5 तरीके के राइनोसेरस हैं, ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, जावन, सुमात्रन एंड वन हॉर्न। ये नामीबिया, कीनिया और साउथ अफ्रीका में मिलते हैं व्हाइट और ब्लैक राइनो। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और जो व्हाइट है, लेकिन ब्लैक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लेकिन व्हाइट जो है वो नियर थ्रेटेंड है, अपेंडिक्स 1 एंड 2 में आते हैं। जावन जो है वो उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में है, सिर्फ ये जावा आइलैंड के ऊपर एक नेशनल पार्क है, सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सुमात्रन राइनोसिरस सुमात्रा और बोर्नियो आइलैंड पे मिलते हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वन हॉर्न राइनोसिरस जो है ये ओनली राइनोसिरस की स्पीसीज है जो इंडिया में मिलती है। इंडो नेपाल तेराई रीजन में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, असम में मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर शेड्यूल 1 में है, आईयूसीएन के वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, ठीक है। ये था राइनोसिरस के बारे में। नेक्स्ट न्यूज आइटम है प्रोजेक्ट अरुणांक के बारे में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रोड कंस्ट्रक्शन करती है ये, ठीक है। इंडिया में 1960 से ये प्रेजेंट है। बीआरओ ने बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक रोड्स बनाए हैं और नॉर्थ ईस्ट की अपलिफ्टमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अटल टनल, सेला टनल, सिसेरी टनल, ब्रिज, उज ब्रिज है जो, उसके अलावा जारांज दिलाराम जो हाईवे था अफगानिस्तान में बनाया गया था और अफगान गवर्नमेंट को दिया गया था 2008 में, ये भी बीआरओ ने ही बनाया था। अब बीआरओ ने मतलब क्या किया है कि इन्होंने टाटा स्टील ने इनको 1200 टन ऑफ स्टील स्लैग दिया था अरुणांक प्रोजेक्ट के लिए। अरुणांक प्रोजेक्ट में क्या था कि स्टील की सड़क बनानी है जिसमें स्टील का स्लैग यूज किया जाएगा। टाटा स्टील ने इनको जो है 1200 टन ऑफ स्टील स्लैग जो है इस प्रोजेक्ट के लिए दिया था। इस प्रोजेक्ट को 2008 में स्टार्ट किया गया था और इसमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ रोड, जो अरुणाचल प्रदेश में जो रोड्स बनेंगे उनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इस प्रोजेक्ट के अंडर आती है। और एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज पे बनाना इंपॉर्टेंट, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने। अब ये बनाया क्यों था? देखिए स्टील स्लैग जो होता है ना, स्टील मेकिंग प्रोसेस में ये एक वेस्ट मटेरियल होता है। हमारा एक कंसेप्ट आया था, हमने वेस्ट टू वेल्थ जनरेट करने की बात की थी, तो जिसके चलते हमने स्टील स्लैग को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया था। अब जो स्टील स्लैग है वो रोड की ड्यूरेबिलिटी को एनहांस कर देता है, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है मैन मेड डेड जोन के बारे में। ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स, जो भी जोन्स जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है ओशन में, उसको लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वाली जो जोन्स होती हैं जहाँ पे एनिमल लाइफ नहीं रह पाती है, इतनी सफोकेट हो जाती है कि वहाँ पे वो उनकी डेथ हो जाती है और डेड जोन क्रिएट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ओशन डेड जोन्स, ठीक है। और मैन मेड डेड जोन्स जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती हैं, लेकिन ये लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है ये फिजिकल और केमिकल इंटरवेंशन, ह्यूमन एक्टिविटीज की इंटरवेंशन की वजह से जो क्रिएट होती हैं उनको बोलते हैं मैन मेड डेड जोन। सी ऑर्गेनिज्म उस एरिया में से पेरिश करना स्टार्ट कर देते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं और बायोलॉजिकल डेजर्ट बन जाता है। जहाँ की एक फॉरेस्ट को नेचुरल हैबिटेट बनना चाहिए था उसकी बजाय वो डेड बन जाता है, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियल केमिकल हम पानी में रिलीज कर रहे हैं, पॉल्यूशन कोस्टल एरियाज का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन सारे कारणों की वजह से डेड जोन क्रिएट हो जाती हैं और मतलब ये
इसको मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डेड जोन वाले फिनोमिनन को खत्म करना है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के बारे में। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है, उन्होंने एक मेडन टेस्ट फ्लाइट फेज 2 में कंडक्ट की थी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। अब देखिए दो तरीके की मिसाइल्स होती हैं, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि अगर एक जगह से फायर की जाती है, फिर ये अर्थ के ऐसे फायर करते हैं उसको एक स्पीड के साथ, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, दोबारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर नीचे फॉल करती है। क्रूज मिसाइल जो होती है वो अर्थ के एनवायरनमेंट में ही रहती है और एक डेजिग्नेटेड पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, ये इससे अलग तरीके से काम करती है। अब इस तरीके की मिसाइल का अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया ने लाया है, AD-1 मिसाइल्स लाई है। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब ट्रैक किया जाएगा मिसाइल को, उनको जो इनकमिंग होस्टाइल मिसाइल है उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा आउटसाइड एटमॉस्फेयर एंड वंस दे एंटर एटमॉस्फेयर, दोनों तरीके से। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल मोशन से ये चलती हैं और उसी तरीके से हम इसको किल करेंगे। देखिए दो तरीके का BMD के अंदर दो टीयर सिस्टम है। पहला तो अगर मिसाइल एटमॉस्फेयर से बाहर है तो पृथ्वी एयर डिफेंस एक्टिवेट होगा, प्रद्युम्न इसका नाम है। और अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है, ठीक है, हमारे मतलब कंट्री के उसमें एंटर कर चुका है, तो उसको एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस मतलब अगर एंटर कर गया तो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट चाहिए, तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के तरह उसको यूज़ किया जाएगा। अश्विन बोलते हैं उसको। ये जो है 50 से 80 किलोमीटर दूर होगी जो मिसाइल, उसको टारगेट करेगा। ये 15 से 30 किलोमीटर दूर होगी जो मिसाइल, उसको टारगेट करेगा। इसमें 2 स्टेज सुपरसोनिक मिसाइल फ्यूल होगा, फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल होगा। इसमें सिंगल स्टेज सुपरसोनिक फ्यूल होगा, ठीक है, इस इंटरसेप्टर मिसाइल में। ठीक है, सो ये जो है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड एटमॉस्फेयर दोनों स्टेजेस को टारगेट करेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। इसके विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीग्राम चैनल में डाल दिए जाएंगे और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, वहाँ से एक्सेस कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।